सभी को नमस्कार। आज की हमारी वीडियो है स्पेशली 12th क्लास के बच्चों के लिए है। अभी पहली वीडियो जारी की गई थी जिसमें कि फर्स्ट बुक के बारे में बताया गया था। इस वीडियो में हम सेकंड बुक की रिवीजन करेंगे और काफ़ी बच्चों ने पहली बुक जो है काफ़ी पसंद करी। उन्होंने कहा था कि सर सेकंड बुक की भी जो है रिवीजन बना दीजिए ताकि हम जो है इसको पेपर अच्छे से दे सकें। तो बच्चों की डिमांड पर जो है सेकंड वीडियो भी तैयार की जा रही है। तो आइए शुरू करते हैं। इसमें हम सेकंड बुक के सारे चैप्टर के बारे में अध्ययन करेंगे। तो चैप्टर नंबर 1 पे चलते हैं बच्चों। इस चैप्टर 1 का नाम है जनसंख्या वितरण, घनत्व और वृद्धि और संगठन। इसमें जो है जनसंख्या वाले राज्यों के बारे में बात करेंगे, जहाँ पे उच्च जनसंख्या है। मध्यम जनसंख्या के बारे में बात करेंगे, निम्न जनसंख्या के बारे में बात करेंगे। फिर बात करेंगे जनसंख्या को प्रभावित करने वाले कारकों के बारे में बात करेंगे। ठीक है। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या क्या है आइए जानते हैं। जनसंख्या संगठन किस तरह से डिवीजन है, व्यवसायिक संरचना, धार्मिक संगठन और नगरीय में। आइए शुरू करते हैं क्वेश्चन से। क्वेश्चन नंबर 1, भारत में जनसंख्या के वितरण असमान क्यों है। बच्चों ये कहना चाह रहा है कि भारत में जो जनसंख्या है वो अलग अलग जगहों पे अलग अलग राज्यों में जो है बिल्कुल अलग अलग देखी गई है। कहने का तात्पर्य क्या है कि कहीं पे जनसंख्या बहुत ज्यादा है और कहीं पे जनसंख्या बहुत कम है। तो ये क्वेश्चन ये जानना चाह रहा है कि ये जो वितरण है असमान ऐसा क्यों है। तो आइए जानते हैं। बच्चों भारत में जो जनसंख्या वितरण काफी असमान है। भारत की लगभग 76% आबादी जो है उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार, पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, गुजरात में बसती है। अब कारण क्या है। नंबर 1, भौतिक कारकों की में असमानता। देश में कृषि और अन्य आर्थिक क्रियाओं के लिए भौतिक कारकों का होना बहुत ही जरूरी है और यही कारण है कि उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल जैसे राज्यों में जो है बड़ी जनसंख्या का पोषण कर सकती है। दूसरा दूसरा आसमान औद्योगिक विकास। कुछ राज्यों का जो औद्योगिक विकास बहुत ही ज्यादा है, यही जिसकी वजह से वहां पे जनसंख्या ज्यादा है। जैसे महाराष्ट्र हो गया, गुजरात हो गया, कर्नाटक हो गए। फिर देश में सामाजिक और सांस्कृतिक ऐतिहासिक अवस्थिति है जिसकी वजह से जनसंख्या वितरण असमान है। कहने का तात्पर्य क्या है, कहीं पे जनसंख्या ज्यादा है तो कहीं पे जनसंख्या कम है। क्वेश्चन नंबर 2, आर्थिक स्तर पर भारत की दृष्टि की जनसंख्या को कितने भागों में बांटा गया है। जनसंख्या को बच्चों 3 भागों में बांटा गया है। मुख्य श्रमिक, वे व्यक्ति जो 1 वर्ष से कम 183 दिन काम करता है, मुख्य श्रमिक कहलाता है। सीमांत श्रमिक वो होते हैं जो कि 183 दिनों से कम दिन के लिए काम करता है, वो सीमांत श्रमिक कहलाते हैं। और अश्रमिक वो कहलाते हैं जो बेरोजगार है, जिसको कोई रोजगार नहीं मिला हुआ है। क्वेश्चन नंबर 3, 1901 से 1921 की समयावधि में भारत की जनसंख्या वृद्धि दर में स्थिरता रही या नकारात्मक क्यों थी। बच्चों यहाँ पे जो ये अवधि थी, यहाँ पे उच्च जन्म दर, उच्च मृत्यु दर दोनों ही थी। कारण क्या था कि स्वास्थ्य सुविधाओं का अभाव था, जिसकी वजह से मृत्यु दर जो है बहुत ही ज्यादा थी। लोगों में साक्षरता भी नहीं थी, वो परिवार नियोजन जैसी चीजों को अच्छे से ज्यादा नहीं समझते थे और आधारभूत सुविधाओं का अभाव था। भारत में राष्ट्रीय युवा नीति कब बनाई गई और इसका मुख्य उद्देश्य क्या है। बच्चों राष्ट्रीय युवा नीति बनाई गई थी 2003 में। इसमें कि युवाओं किशोरों के चौमुखी विकास पर बल देना, उनको बेहतर मार्ग प्रदान करना अपने विकास करने के लिए, और देशभक्ति व उत्तरदायी नागरिकता के गुणों को बढ़ाना। समाज में किशोरों के सम्मुख क्या क्या चुनौतियां हैं, जो अडल्ट हैं, जो 15 साल या 15 साल से ऊपर हैं, उनके सामने क्या चुनौतियां हैं। बच्चों सबसे पहली बात तो है कि निरक्षरता की समस्या बहुत बड़ी व्यापक है। निरक्षरता का मतलब होता है, आपको पता ही है, पढ़ा लिखा ना होना। अधिकतर किशोर वर्ग, विशेषता स्त्री, निरक्षर है, जिसके कारण वे अपने परिवार के विकास में योगदान नहीं दे पाते। कहने का तात्पर्य क्या है कि अगर पढ़े लिखे नहीं होंगे तो वो अपने समाज में योगदान नहीं दे पाएंगे। औसत दुरुपयोग, अधिकतर किसान जो किशोर है वो शिक्षा पूरी किए बिना ही विद्यालय छोड़ देते हैं, यानी कि ड्रॉप आउट ज्यादा है। और वो फिर वो मदिरापान वगैरह रास्ते में भटक जाते हैं। ठीक है, जो समाज का परिवेश को भी बिगाड़ते हैं। बच्चों की जल्दी शादी भी की जाती है। विवाह की निम्न आयु उच्च मातृ मृत्यु दर का कारण बन जाती है। जब लड़कियों को जल्दी शादी कर दी जाती है तो उसको कई तरह की फिजिकल प्रॉब्लम आने की संभावना रहती है। ठीक है। समुचित मार्गदर्शन का अभाव, किशोरों को समुचित मार्गदर्शन देने के लिए कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया है, जिसके कारण वो भटक जाते हैं। अन्य चुनौतियां HIV एड्स जैसी और किशोरी माताओं में उच्च मातृ मृत्यु दर, ये एक बहुत बड़ी समस्या है, देखने को मिलती है। तो ये बच्चों किशोरों की महत्वपूर्ण समस्या है, मुख्य समस्या है। वे आर्थिक कारणों की व्याख्या कीजिए जो जनसंख्या को प्रभावित करते हैं। बच्चों देखो अर्थव्यवस्था के कई क्षेत्र हैं, प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र और तृतीयक क्षेत्र। इन सब की क्रियाएं इसमें शामिल हो जाती हैं। कई क्षेत्र ऐसे हैं जहाँ पे जनसंख्या ज्यादा आती है, जैसे मुंबई, दिल्ली, कोलकाता, बंगलुरु। क्यों आती है यहाँ पे ज्यादा, क्योंकि यहाँ पे जो काम धंधा जो है बहुत ज्यादा होते हैं। ठीक है।
और यही कारण है कि लोग जो है इनकी ओर माइग्रेट होते हैं। 1921 से 51 के बीच में जनसंख्या वृद्धि स्थिर होने के तीन क्या कारण थे, ये बता ही चुके हैं कि मृत्यु दर और जन्म दर बहुत ज्यादा थी। ठीक है। और उसके बाद क्या हुआ, जब जनसंख्या स्थिर, उस कारण है कि मृत्यु दर में कमी आई, स्वास्थ्य सुविधाएं बढ़ा दी गई, लोगों में जागरूकता आ गई और समाज में जागरूकता आ गई। जब जागरूकता आती है तो सीधी सी बात है, परिवार नियोजन हो जाता है। भारत में चार भाषा परिवार कौन से हैं? तो भाषा परिवारों की जो विशेषता बताइए, द्रविड़ परिवार, भारतीय यूरोपियन परिवार, ऑस्ट्रिक और चीनी तिब्बत। ठीक है। भाषा परिवार की विशेषता की बात करें, नंबर एक, अगर भारतीय की बात करें तो कुल जनसंख्या का 3/4 भाग जो है आर्य भाषाएं बोलता है। और उत्तरी भारत में ऐसा है, हिंदी की मुख्य भाषा है। अगर द्रविड़ परिवार की बात करें तो भारत का लगभग 5वां भाग द्रविड़ भाषा बोलता है। खासकर जो साउथ के एरियाज हैं वो द्रविड़ भाषा परिवार में आते हैं। भारत में जनसंख्या के घनत्व के स्थानिक वितरण की विवेचना कीजिए। जनसंख्या घनत्व का मतलब होता है बच्चा, एक वर्ग किलोमीटर के अंदर कितने लोग रहते हैं। अगर 2011 की जनगणना की बात करें तो भारत का जो जनसंख्या घनत्व था वो 382 था, यानी कि प्रति वर्ग किलोमीटर में 382 लोग रह रहे हैं। राज्य स्तर पर जनसंख्या घनत्व में बहुत अलग अलग विषमता है। अगर अरुणाचल प्रदेश की बात करें तो वहां पे 17 प्रति वर्ग किलोमीटर ही है। और बिहार की बात करें तो 1106 है, यानी कि जो कंजेस्टेड लोग रह रहे हैं वो बिहार में रह रहे हैं और सबसे खुले खुले रह रहे हैं वो अरुणाचल प्रदेश में रह रहे हैं। दिल्ली की अगर बात करें तो यहाँ पे 11,320 है। और अंडमान निकोबार में जो है 46 है, क्योंकि दिल्ली में सुविधाओं की वजह से लोग जो है ज्यादा आते हैं। प्रायद्वीप भारत में केरल का राज्य का घनत्व जो है 860 है, तमिलनाडु का 555 है। ठीक है। तो जनसंख्या घनत्व होने का सबसे बड़ा कारण ये है कि जनसंख्या वहां ज्यादा होती है। और जनसंख्या ज्यादा होने का कारण क्या है कि वहां के लोगों को सुविधाएं ज्यादा मिल रही है। जनसंख्या वृद्धि का क्या अर्थ है? भारत में जनसंख्या वृद्धि की चार प्रवृत्ति की व्यवस्थाओं के बारे में बात कीजिए। जब एक समय अवधि में जनसंख्या में परिवर्तन होता है तो वो जनसंख्या वृद्धि कहलाती है। और इसको प्रतिशत में बदल देते हैं तो वृद्धि दर कहलाती है। देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, इसको जरूर याद कर लें कि भारत में जनसंख्या वृद्धि की जो चार प्रवृत्तियां देखी गई वो अलग अलग कैसे देखी गई। सबसे पहले तो 1921 से पहले की बात कर रहे हैं। 1921 से पहले जो है भारत की जनसंख्या वृद्धि को स्थिर कहा जाता था, क्योंकि इस अवधि में जो है जन्म दर और मृत्यु दर बहुत ज्यादा तेजी थी 1911 से 21 के बीच में। स्वास्थ्य सुविधाएं थी नहीं, तो जन्म लेने वालों और मरने वालों की संख्या ज्यादा थी। दूसरा, निरंतर वृद्धि की अवधि 1921 से 51, इस अवधि में जनसंख्या लगातार तेजी से बढ़ती गई, क्योंकि स्वास्थ्य सुविधाओं में थोड़ी सी वृद्धि हुई तो इससे मृत्यु दर में कमी आ गई। तीसरा, तीव्र वृद्धि की अवधि 1951 से 1981 के बीच में यहाँ जनसंख्या तेजी से बढ़ी। और इस अवधि को भारत में जनसंख्या विस्फोट के नाम से भी जाना जाता है। बच्चों, पेपर में आ जाता है क्वेश्चन की जनसंख्या विस्फोट की अवधि कौन सी थी, तो आप बताओगे 1951 से 1981 के बीच में। बेहतर चिकित्सा सुविधाएं, ठीक है, इसका बहुत बड़ा कारण था। 1981 के बाद जो है जनसंख्या के घटने का दौर शुरू हो गया और जनसंख्या घटने लगी। खासकर जो है स्त्रियों की शिक्षा में सुधार हुआ, जनसंख्या नियंत्रण के उपाय वगैरह आ गए। ठीक है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको जरूर देख लेना आप। जनसंख्या घनत्व किसे कहते हैं? इसको प्रभावित करने वाले भौतिक कारणों के बारे में बताइए। अभी मैं आपको ऊपर बता ही चुका हूं। प्रति इकाई क्षेत्रफल में निवास करने वाले लोगों की संख्या को जनसंख्या घनत्व कहते हैं। जनसंख्या घनत्व कई चीजों पर निर्भर करता है। सबसे पहले उच्चावच, ऊंचे एरियाज में, पहाड़ी एरिया में लोग कम रहते हैं, मैदानी एरिया में ज्यादा रहते हैं। जलवायु, जहाँ पे सम जलवायु होगी, ज्यादा ठंडे होंगे, वहां पे लोग कम रहेंगे। ठीक है। मृदा, जहाँ पे मृदा उपजाऊ होगी तो वहां लोग ज्यादा रहेंगे क्योंकि फसल वगैरह हो जाएगी। और जहाँ मृदा अनुपजाऊ रहेगी वहां लोग कम रहेंगे। जल की उपलब्धता होगी तो खेती बाड़ी भी हो जाएगी, बाकी सारे काम भी हो जाएंगे, तो लोगों की बसावट ज्यादा होती है। भारत में पुरुषों की श्रमिकों की संख्या स्त्री की संख्या से काफी अधिक है। और क्या कारण है इसके पीछे? पहले जॉइंट फैमिलीज का बहुत बड़ा कारण है। शिक्षा नहीं है लड़कियों में, रोजगार के सीमित अवसर है, स्त्रियों पर परिवार का अधिक जिम्मेदारी है, और सामाजिक सुरक्षा निम्न है। यही कारण है कि महिलाओं का रोजगार में योगदान कम है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ सामाजिक अभियान भारत सरकार द्वारा इसको मजबूत करने के लिए करा गया है। कथन की व्याख्या कीजिए। बच्चों, ये जो कार्यक्रम चलाया गया है ये बेसिकली महिलाओं के उत्थान के लिए चलाया गया है। खासकर ये कहा गया है कि रोजगार के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में, राजनीति में जो है महिलाओं का समान प्रतिनिधित्व हो, ज्यादा से ज्यादा उनका विकास हो। और जेंडर के प्रति हम संवेदनशील रहे, इनके साथ भेदभाव कम करें। और जितनी ज्यादा तरक्की करेंगी लड़कियां उतनी देश की तरक्की होगी। तो इसलिए जो है महिलाओं के तरक्की के लिए काम किया गया। और
इनरोलमेंट बढ़ाने की बात की गई, ज्यादा से ज्यादा शिक्षित होंगे उतना देश का फायदा है। तो बच्चों इस चैप्टर में जो है हमने पहले चैप्टर को जाना। अब आइए जानते हैं सेकंड चैप्टर के ऊपर चलते हैं। ठीक है, अब चलते हैं बच्चों चैप्टर नंबर 2, मानव बस्तियां। मानव बस्तियां, इसमें से पेपर में क्वेश्चन आता ही आता है। मानव बस्तियां दो प्रकार की होती है। बस्तियां मतलब मानव की जो बसावट होती है वही मानव बस्तियों से संबंधित होती है। इसमें एक ग्रामीण बस्तियां होती है और एक नगरीय बस्तियां होती हैं। अब इनके प्रकारों के बारे में बात करेंगे। ग्रामीण बस्तियों में गुच्छित बस्तियां हो गई, विखंडित बस्तियां हो गई, पल्ली बस्तियां हो गई, एकांकी बस्तियां हो गई, और उसी तरह से शहरों में कई प्रकार की बस्तियां होती हैं। तो इसमें बेसिकली बस्तियों के बारे में बात करेंगे कि मानव की बसावट कैसी है, उनकी बस्तियां कैसी हैं। चलिए शुरू करते हैं। भारत की ग्रामीण और बस्ती और नगरीय बस्तियों में आधारभूत अंतर की स्पष्ट कीजिए। अगर हम बात करें ग्रामीण बस्तियों की बात करें तो क्या क्या मेन उस क्रियाकलाप है बच्चों, उनके विशेषता है। यहाँ के लोग अपने जीवन यापन के लिए अधिकतर प्राथमिक कार्यकलापों में लगे होते हैं। कहने का तात्पर्य क्या है कि जो ग्रामीण बस्तियां हैं वहां के लोगों का अधिकतम जो कार्य होता है वो खेती होता है। दूसरा, ग्रामीण वस्तुओं में उत्पादित सब्जी, फल, फूल, अनाज जैसे उत्पाद नगरीय वस्तुओं की आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं। यानी गांव से इनको शहरों की तरफ भेजा जाता है। ग्रामीण लोग एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाकर बसने के बारे में कम सोचते हैं। उनके सामाजिक संबंध बहुत अच्छे होते हैं। ठीक है, अगर शहरी बस्तियों की बात करें तो ये लोग जो है ज्यादातर तृतीयक और तृतीयक क्षेत्र में लगे होते हैं। यानी कि एक फैक्ट्री वगैरह में काम कर रहे होंगे या सेवा दे रहे होंगे। नगरीय वस्तुओं के विनिर्माण उद्योग के उत्पाद ग्रामीण वस्तुओं में जाते हैं। परिवहन और संचार माध्यम के से कार्य संपन्न होता है। शहरों में क्षैतिक गतिशीलता अधिक पाई जाती है और सामाजिक संबंध औपचारिक ज्यादा होते हैं, इतने मजबूत नहीं होते। कोई नगर नगरीय संकुल कब बन जाता है? कोई नगर नगरीय संकुल तब बन जाता है जब इनमें से कोई एक समावेश होता है। नगर एवं उसमें संलग्न विस्तार हो, या विस्तार सहित बिना विस्तार के दो या अधिक नगर मिल जाते हैं। एक नगर या उससे सटे हुए एक से अधिक नगर जैसे कॉलोनी, विश्वविद्यालय वगैरह सब मिलाकर एक नगरीय संकुल बन जाते हैं। इंपोर्टेंट क्वेश्चन, पल्ली बस्तियां क्या है? भारत के किन्हीं दो क्षेत्रों के नाम बताइए जहां पे इस प्रकार की बस्ती पाई जाती हैं। वे बस्तियां जो किसी बड़े गांव से अलग छोटे छोटे समूह में बस जाती है, लेकिन उसे बड़े गांव का ही हिस्सा होती है। इसको अलग अलग जगहों पे अलग अलग नाम से पुकारा जाता है। कहने का मतलब क्या है, एक गांव है उससे अलग थोड़ी दूर पे जो एक बस्ती बताई गई है, ये पल्ली बस्तियों के उसमें आती है, गांव का हिस्सा होती है। इसको अलग अलग जगह पल्ली, नगला, ढाड़ी, पूर्वा इत्यादि के नाम से जाना जाता है। छत्तीसगढ़ और हिमालय में ये इसे ज्यादा देखी जाती है। ब्राह्मण भारत में ग्रामीण वस्तुओं के विभिन्न प्रकार के लिए उत्तरदायी कारण बताइए। अब भारत में ग्रामीण वस्तुओं के विभिन्न प्रकारों के लिए जो सबसे बड़े कारण है उच्चावच है। लोग जो ऊंचे स्थानों पर जो है इसलिए चुनते हैं ताकि बाढ़ वगैरह से बचा जा सके, जंगली जानवरों से सुरक्षित रह सके। जहाँ पे जल की उपलब्धता होती है वहां बसते हैं। जहाँ पे जमीन मीठ उपजाऊ होती है वहां ज्यादा बसते हैं, और जलवायु में अपने अनुकूल होते हैं। ग्रामीण वस्तुओं के विपरीत नगरीय बस्ती समानता सहंत और विशाल आकार की होती है। इस पे अंतर कीजिए। बच्चों ग्रामीण बस्तियों के विभिन्न नगरीय बस्तियां जो है सहंत और विशाल आकार की होती है, क्योंकि यहाँ पे गैर मतलब आर्थिक क्रियाओं में तो लगे रहते हैं, गैर कृषि कार्य होते हैं, और नगरों के चारों ओर प्रकारात्मक रूप से जुड़े हुए होते हैं, और मंडियां वगैरह से भी जुड़े हुए होते हैं। भारत में परिक्षिप्त ग्रामीण बस्तियों की विशेषता बताइए। ये बस्ती प्रारूप सुदूर जंगलों, छोटी पहाड़ियों की ढालों पर खेतों और चारगाहों के आसपास होते हैं। इसमें मकान जो है एक से दूर बने रहते हैं, लोग अपने अलग अलग इकाई रहते हैं। उत्तरांचल हिमाचल प्रदेश में बच्चे जो आप हिमालय तरफ चले जाओ ना, हिमाचल प्रदेश में, तो इस तरह की अलग अलग तरह की बस्तियां आपको मिल जाएगी, छोटी छोटी अलग अलग। नगर आर्थिक वृद्धि के नोड के कैसे कार्य करते हैं? नगर न केवल नगर निवासियों को बल्कि पार्श्व भूमि को, ग्रामीण वस्तुओं को भोजन, कच्चे माल की वस्तुओं को भोजन और कच्चे माल की वस्तुओं में तब्दील करते हैं, यानी कि दूसरी वस्तुओं में तब्दील की जाती है। परिवहन और संचार के माध्यम से इनका आदान प्रदान होता है। ठीक है, आर्थिक गतियों के कारण ये जो है नगर आर्थिक वृद्धि के नोड के रूप में कार्य करते हैं। ग्रामीण वस्तु कितने प्रकार को दे सकता कहा जा सकता है? कई प्रकार की वस्तुएं होती हैं बच्चों। और सबसे पहले होती है गुच्छित वस्तुएं। जैसा कि नाम से स्पष्ट है, गुच्छित का मतलब क्या होता है, जब एक जगह ज्यादातर लोग रहेंगे वो गुच्छित बस्तियों में आ जाता है। इन बस्तियों में घरों का समूह बहुत पास पास होता है। इन गांवों में आवास स्थान, खेत खलिहान, चारागाह स्पष्ट रूप से अलग अलग होते हैं।
ये बस्तियां आयताकार, अरीय, रेखिक वगैरह होती हैं। बुंदेलखंड, नागालैंड में ऐसे पाया जाता है। अर्धगुच्छित का मतलब होता है कि ये थोड़ी थोड़ी दूरी पे होती हैं। किसी बड़े गांव में समाज का कोई वर्ग किन्हीं कारणों से मुख्य गांव से दूर अलग रहने लगता है, तो इस प्रकार की अर्धगुच्छित बस्ती कहते हैं। यानी कि गांव के अंदर ही कई डिवीजन, कई लोगों को उधर उधर भेज दिया जाता है, तो अर्धगुच्छित बस्ती कहलाती है। गुजरात, राजस्थान में ऐसा देखा जाता है। पल्ली बस्तियां क्या है? इस प्रकार की बस्तियां अनेक भागों में बटी हुई होती हैं, किंतु बस्ती का एक नाम होती है। इस बस्ती की इकाई में पन्ना, पाड़ा, पाली, नगड़ा आदि नाम से भी जाने जाते हैं। ठीक है। भारतीय नगरों को के आधार पर एक प्रशासन शहर होते हैं, जिसमें दिल्ली, चंडीगढ़ वगैरह आते हैं। औद्योगिक शहर जिसमें मुंबई, सेलम, जमशेदपुर आते हैं। ये पूछ लेते हैं बच्चों। परिवहन नगर में कांडला, कोच्चि, विशाखापट्टनम है। खनन नगर में रानीगंज, झरिया, डिगबोई है। धार्मिक स्तर नगर में कौन कौन से हैं, जहाँ पे धार्मिक कार्यों के लिए जाते हैं? वाराणसी, मथुरा वगैरह है। और छावनी में जो अंबाला और मेरठ है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, स्मार्ट सिटी के मिशन के क्या उद्देश्य हैं? बच्चों, स्मार्ट सिटी का क्या उद्देश्य है? स्मार्ट सिटी मिशन का उद्देश्य शहरों को बढ़ावा देना है, जो आधारभूत सुविधाओं, साफ और सतत पर्यावरण, नागरिकों को बेहतर जीवन दे सके। आधारभूत सुविधाओं और सेवाओं के लिए जो है स्मार्ट समाधानों को लागू करना है। मतलब स्मार्ट सिटी का मतलब है एक ऐसी सिटी बनाना, एक ऐसी बेहतर सिटी बनाना जहाँ पे सारी सुविधाएं हों, पर नुकसान कम से कम हो, प्रदूषण ना हो, कम संसाधनों में अच्छी सुविधाएं मिले, और सतत और समग्र विकास की ओर ध्यान दिया जाता है। ठीक है। तो बच्चों, आपका इस तरह से चैप्टर नंबर 2 भी कंप्लीट हुआ। अब चलते हैं चैप्टर नंबर 3 पर। अब चलते हैं हम चैप्टर नंबर 3, अध्याय 3, भू संसाधन एवं कृषि। यानी कि भू संसाधन और कृषि की बात करेंगे। इसमें सबसे पहले तो भू उपयोग के वर्गीकरण की बात करेंगे, कैसा कैसा क्षेत्र रहता है। ठीक है। फिर हम भू संसाधनों कृषि की बात करेंगे, जिसमें फसलों के प्रकारों के बारे में बात करेंगे। पेपर में फसलों के प्रकार पूछ लेता है। रबी की फसल, खरीफ की फसल, जायद की फसल, कौन कौन सी प्रमुख फसलें होती हैं, किसी एक फसल पे जो है पेपर में एग्जाम्पल भी आ जाएगा। कृषि के प्रकार पूछ लेगा, कृषि की समस्याएं पूछ लेगा। चलिए शुरू करते हैं। भारत में 3 प्रकार की जो है फसलें हैं, उनकी दो दो विशेषता बताइए। सबसे पहले फसल होती है बच्चों खरीफ की फसल। ये जो है जून माह में प्रारंभ होकर सितंबर माह तक रहती है। इसमें चावल, कपास, ज्वार, बाजरा, अरहर इत्यादि वगैरह आ जाती है। खरीफ की फसल दक्षिण पश्चिमी मानसून के साथ संबंधित होती है, यानी कि जून से सितंबर के बीच में ये काम होता है। ठीक है। एक होती है फिर रबी की फसल। रबी की फसल जो होती है वो अक्टूबर नवंबर सर्दियों से प्रारंभ होती है। इसमें गेहूं, चना, तोरई, सरसों, जौ इत्यादि वगैरह आती है इसमें। एक जायद की फसल होती है, ये गर्मियों के टाइम पे होती है। अल्पकालीन ग्रीष्मकाल फसल ऋतु को होती है, जब रबी की कटाई के बाद प्रारंभ होती है। जैसी रबी की फसलें जो है, ये जो सर्दी वाले में जो फसलें बो जाती है, उस कटाई के बाद जो है जायद की फसलें शुरू हो जाती हैं। ठीक है। इसमें जो है तरबूज, खीरा, सब्जी और चाय के आते हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, ये पूछ लेता है पेपर में। फसलों की आर्द्रता के प्रमुख स्रोत के आधार पर भारत में कृषि को कितने समूह में विभक्त किया गया है? एक होती है सिंचित कृषि, और एक वर्षा निर्भर। सिंचित कृषि का मतलब होता है जो सिंचाई पर निर्भर होती है। वर्षा के अतिरिक्त जल की कमी को सिंचाई के द्वारा पूरा किया जाता है। इसका उद्देश्य अधिकतम क्षेत्र को पर्याप्त आर्द्रता उपलब्ध कराना है, नमी उपलब्ध कराना है। फसलों की पर्याप्त मात्रा में पानी उपलब्ध कराकर उसको उत्पादन को बढ़ाते हैं। फिर कुछ होती है वर्षा पे निर्भर होती हैं, जो पूरी तरह से होती हैं। ठीक है। और शुष्क भूमि और कृषि और आर्द्र भूमि में बांटते हैं। आजकल सिंचाई के साधनों का विस्तार कर दिया गया है, क्योंकि वर्षा अगर टाइम पे ना हो तो कम से कम सिंचाई के साधनों के द्वारा उसको प्रयोग किया जा सके। क्वेश्चन नंबर 3, सतत कृषि के लिए किसान राष्ट्रीय मिशन का क्या महत्व है? सतत कृषि के लिए राष्ट्रीय किसान मिशन को चलाया गया है, और जिसमें निम्न चीजों को बढ़ावा दिया गया है। एक तो कृषि प्रणाली को बढ़ावा दिया गया है, एकीकृत किया गया है। मिट्टी और नमी संरक्षण के उपायों की बात की गई है। और जैविक कृषि पर को ज्यादा बल दिया गया है। जैविक कृषि बच्चों क्या होती है? जिसमें हरी खाद वगैरह का प्रयोग किया जाता है रसायनों की जगह पे। अंतर स्पष्ट कीजिए बंजर भूमि और कृषि योग्य भूमि, व्यर्थ भूमि में। बंजर भूमि क्या होती है बच्चों? ये कृषि का योग्य होते हैं, मतलब यहाँ पे खेती नहीं हो सकती। जैसे उबड़ खाबड़ हो गया, पहाड़ी होगी, रेगिस्तानी वगैरह हो गई। कृषि योग्य व्यर्थ भूमि मतलब ये वह भूमि जो पिछले 5 वर्षों या उससे अधिक तक व्यर्थ पड़ी हुई है, और टेक्नोलॉजी के माध्यम से इसको जो है कृषि योग्य बनाया जा सकता है।
शुद्ध बुआई क्षेत्र, इसका मतलब ये होता है कि कुल फसल क्षेत्र जहाँ पे बोई गई है। और सकल बोया क्षेत्र, इसमें जो है जोते और बोए गए क्षेत्र में शुद्ध बुआई क्षेत्र आता है। और इसमें सब शुद्ध क्षेत्र को शामिल किया जाता है। भारत में कृषि योग्य भूमि का निम्नीकरण किस प्रकार कृषि की गंभीर समस्याओं को कारण है। परिणाम, भारत में जो कृषि है की हालत जो है बहुत ज्यादा खराब होती जा रही है। उसके पीछे कारण क्या है, आइए जानते हैं। नहर द्वारा अत्यधिक सिंचाई, जब हम अत्यधिक सिंचाई करते हैं तो जमीनों की लवणता और क्षारता जो है वृद्धि हो जाती है। कीटनाशकों का अधिक ज्यादा प्रयोग करते हैं तो भूमि की उर्वरता शक्ति कमजोर हो जाती है। पानी भराव होने से भी जमीन खराब होती है। फसलों को अगर हेर फेर करके ना बोते हैं ठीक है, तो भी दिक्कत होती है। दलहन फसलों का कम होना, सिंचाई पर अधिक निर्भर होना, मिट्टी की उर्वरा शक्ति कम हो जाती है, अपरदन हो जाता है। वर्तमान परती और पुरातन परती भूमि में क्या अंतर है। वर्तमान परती भूमि, यह है भूमि जिस पर एक वर्ष या उससे कम समय के लिए खेती नहीं की जाती। ठीक है, ये उर्वरता बढ़ाने के लिए कहता है, मतलब आपको पता है कि जमीन को ना काफी समय के लिए खाली छोड़ दिया जाता है ताकि उसका उपजाऊपन आए, क्योंकि लगातार अगर काम करते रहेंगे तो उसका उपजाऊपन खत्म हो जाता है। तो वर्तमान परती का मतलब होता है एक वर्ष के लिए खाली छोड़ा हुआ हो। पुरातन प्रतिभूमि का मतलब होता है जिसे एक वर्ष से अधिक परंतु 5 साल तक के लिए खेती हेतु नहीं प्रयोग किया गया है। ये 1 साल के लिए हो गया, ये 1 से 5 साल के लिए हो गया। अगले टॉपिक पे चलते हैं। कृषि क्षेत्र के भू उपयोग अधिकतर उस क्षेत्र की आर्थिक क्रियाओं पर निर्भर करता है। ठीक है, भारत में 3 उदाहरण दीजिए। मतलब कृषि का जो प्रयोग होता है वो आसपास का होता है कि डिमांड कैसी है, अर्थव्यवस्था का आकार कैसा है। ठीक है, अगर उत्पादन ज्यादा हो रहा है, जनसंख्या ज्यादा है, दबाव ज्यादा पड़ता है तो भूमि का प्रयोग भी ज्यादा करे प्रयोग किया जाता है। संरचना पर डिपेंड करता है, द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्र की जो है तेजी से वृद्धि हुई है। ठीक है, कृषि कलापों का योगदान है, समय के साथ साथ कृषि क्रियाकलापों का अर्थव्यवस्था में योगदान कम होता जा रहा है। खेती की तरफ जो है लोग कम ध्यान दे रहे हैं, दूसरी तरफ जा रहे हैं। भारत की 2 प्रमुख पेश फसलों के नाम बताइए। चाय होगी और कहवा होगी। चाय कहाँ होती है, असम, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु में। कहवा कहाँ हो गया, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु में। छोटी कृषि जोतें और कृषि योग्य भूमि के निम्नीकरण भारतीय कृषि की 2 समस्याएं हैं। अब देखो, जो जोतें होती हैं, जो खेत होते हैं, वो छोटे छोटे आकार के होते हैं, उनकी क्या समस्या है। सबसे पहली समस्या है छोटी कृषि जोतें। देखिए, अगर खेत का आकार छोटा होता जाएगा ना तो उसमें खेती करना ना बड़ा मुश्किल होता जाएगा। ऐसा क्या होता है, जॉइंट परिवार होता है, मान लो उसके अंदर आपस में बंटवारा हो गया तो छोटी जोतें हो जाती हैं। और कुछ किसानों के पास पैसा नहीं होता तो वो छोटे छोटे खेत को खरीदते हैं। कृषि योग्य भूमि का निमीकरण यानी कि धीरे धीरे जो है भूमि की उर्वरता कम होती जा रही है। उसका कारण है कि हम कीटनाशकों वगैरह का ज्यादा प्रयोग कर रहे हैं। बच्चों, बाद में क्या हुआ, कृषि की स्थिति को ठीक करने के लिए हरित क्रांति लेके आई गई। ठीक है, 1960 के दशक में जो है खेती के उत्पादन को बढ़ाने के लिए जो है नई नई किस्मों के बीजों का प्रयोग किया गया, नई नई मशीनों का प्रयोग किया गया। ठीक है, और इसी को ही हरित क्रांति का नाम दिया गया, मतलब खेती में क्रांति एक तरह से। पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश में जो है बहुत ज्यादा वृद्धि हुई। इसी को ही हरित क्रांति के नाम से जाना जाता है। HYV बीज का प्रयोग किया गया, मशीन ट्रैक्टर वगैरह का प्रयोग किया गया। इसकी विशेषता क्या थी, उन्नत किस्म के बीज HYV बीज कहते हैं, हाई यील्डिंग वेराइटी। सिंचाई की सुविधाओं का विस्तार किया गया, रासायनिक खादों का प्रयोग किया जाने लग गया, कीटनाशकों का फसल को खराब होने से बचाने के लिए, और मशीनों का प्रयोग किया गया। भारतीय अर्थव्यवस्था में कृषि का क्या महत्व है। भारतीय अर्थव्यवस्था में कृषि का बहुत अच्छा महत्व है। नंबर 1, देश की कुल श्रमिक शक्ति का 80% कृषि का है। 26% योगदान है। कृषि से उद्योगों को कच्चा माल मिलता है। कृषि से ही पशुओं को चारा मिलता है। और भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ है कृषि। साझा संपत्ति संसाधन का अर्थ स्पष्ट कीजिए। कुछ संपत्ति जो होती है निजी संपत्ति होती है, वो साझा संपत्ति होती है। निजी मतलब अपने लोगों की खुद की, और साझा मतलब मिला के कोऑपरेटिव में बात की जाती है। 1980 के दशक में उदारीकरण की नीति तथा उन्मुक्त बाजार अर्थव्यवस्था ने भारतीय कृषि को कैसे प्रभावित किया। बच्चों, आपको पता है 1991 में हमने आर्थिक नीति को अपनाया, तो कृषि पे उसका क्या प्रभाव पड़ा ये जानते हैं। उदारीकरण और उन्मुक्त बाजार ने कृषि के विकास को बड़ा नुकसान पहुंचाया है, और किसाने वाले मिलने वाले समर्थन मूल्य में कमी पैदा की है। एक तो MSP उन्हें कम मिलने लग गई है।
दूसरा, इस नीति के कारण सरकार ने कृषि क्षेत्र की योजनाओं को पीछे कर दिया है और बहुत कम उस पर योगदान दे रही है। किसानों को बीज और उर्वरकों कीटनाशकों मिलने वाली छूटों में कमी आई है। ग्रामीण ऋण उपलब्धता में रुकावट आई है, मतलब कृषि को कहीं ना कहीं हतोत्साहित हुआ है वैश्वीकरण के आने से। और अंतर प्रदेशिक अंतर व्यक्तिगत विषमता आई है, कहने का मतलब खेती का उत्पादन करने से जो है उतना उतना सपोर्ट नहीं मिला खेती को। ये इतना कोई इंपोर्टेंट नहीं है, तो अगले चैप्टर पे चलते हैं। नंबर 4, जल संसाधन। भारत के जल संसाधन की बात करें तो भारत को जल कहाँ कहाँ से प्राप्त होता है? बस एक धरातीय जल होता है जिसमें नदियां, तालाब, झील, लेगून वगैरह आते हैं। एक भौम जल होता है जिसमें कुएं, नलकूप है, उसकी बात करेंगे। फिर बात करेंगे इसमें जल संरक्षण के लिए कैसे कैसे कर सकते हैं, ठीक है, इस चैप्टर में। चलिए देखते हैं क्या क्वेश्चन है इसके इंपॉर्टेंट। भारत में उद्योग जल संसाधन को प्रदूषित करने में किस प्रकार उत्तरदायी हैं? देखिए धीरे धीरे आप देखते हैं कि उद्योगों की वजह से ना जल ना खराब होता जा रहा है, उसकी गुणवत्ता खराब होती जा रही है। नदियों के हालात आप देख ही लो। उद्योगों से निकला अवशिष्ट पदार्थों को बिना शुद्ध किए नदियों में डाला जा रहा है। जलीय जीवों को नुकसान हो रहा है। चमड़ा उद्योग, लुगदी उद्योग, कागज उद्योग से सबसे ज्यादा नुकसान हो रहा है। दक्षिण भारत की प्रमुख नदियां में अपने वार्षिक जल प्रवाह का अधिकतर भाग काम में लाया जाता है, लेकिन ब्रह्मपुत्र और गंगा नदी के बेसिन में ऐसा संभव नहीं है। क्यों? देखिए गंगा और ब्रह्मपुत्र की नदियां जो हैं भारत के नदियों की अपेक्षा अधिक वर्षा वाली होती हैं और इनका प्रवाह जो है तीव्र होता है, पूरा वर्ष भर रहता है इनमें पानी। गंगा ब्रह्मपुत्र उत्तर भारतीय नदियों में धरातल मुलायम, समतल और नदी विरोधों से मुक्त है, इसलिए इन नदियों के जल को अधिकांश भाग समुद्रों में चला जाता है, इनका प्रयोग नहीं होता। दक्षिण भारत की नदियों में का अधिकांश भाग तालाबों और जलाशयों में एकत्रित किया जाता है, इसलिए उनका ज्यादा प्रयोग कर लिया जाता है। भारत में जल संसाधनों का संरक्षण क्यों आवश्यक है? 3 कारण बताइए। जल संसाधन क्यों चाहिए? अलवणीय जल की उपलब्धता, यानी कि जो पीने का पानी है वो कहीं ना कहीं घटता जा रहा है। शुद्ध जल घटता जा रहा है, जल की लगातार मांग बढ़ती जा रही है और प्रदूषण होता जा रहा है। भारत में कुछ राज्यों में भौम जल स्तर यानी कि जमीन का पानी जो है बहुत वाटर लेवल गिरता जा रहा है, उसके परिणाम बताइए, दुष्परिणाम। आइए जानते हैं क्या परिणाम। बच्चों, पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जो अंडरग्राउंड वाटर है ना, उसका बहुत ज्यादा प्रयोग हो रहा है, जिसकी वजह से उनका जो वाटर लेवल है वो लगातार नीचे गिरता जा रहा है। राजस्थान, महाराष्ट्र में अधिक जल निकालने के कारण भूमिगत जल में फ्लोराइड की मात्रा ज्यादा बढ़ गई है। पश्चिम बंगाल और बिहार के कुछ भागों में साखिया की मात्रा भी बढ़ गई है। पानी को प्राप्त करने में अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है। वर्षा जल संग्रहण किसे कहते हैं? कैसे कर सकते हैं जल संग्रहण करने के लिए, ठीक है, जल को इकट्ठा कर सकते हैं। वर्षा जल संग्रहण का मतलब होता है वर्षा के जल को रोकना और उनका प्रयोग करना, ठीक है। वर्षा जल संग्रहण के क्या फायदे हैं, क्या मूल्य हैं इनके? नंबर 1, इससे सिंचाई और पशुओं के लिए उपयोग हो जाता है। वाटर लेवल जमीन का अच्छा हो जाता है, मृदा अपरदन रोक देता है। लोगों में सामूहिकता की भावना का विकास होता है। कहने का मतलब क्या है? अंडरग्राउंड वाटर का जितना प्रयोग कर लेगा उतना फायदा रहेगा। समस्या समाधान होता है, संबंध भी अच्छे होते हैं। तो अंडरग्राउंड वाटर का हमें वर्षा का पानी है उसको अंडरग्राउंड कर देना चाहिए और उसका यूज करना चाहिए। हमारे देश में जल संसाधन किन समस्याओं से जूझ रही है, बात है हमारे यहाँ की जल के संबंध में क्या क्या समस्याएं हैं बच्चों, वो जान लेते हैं। जल मानव की आवश्यकताओं में आता है, लेकिन आज जल के प्रति जो है व्यक्ति की उपलब्धता बहुत ही ज्यादा कम हो गई है। कहने का मतलब क्या है? जल जो है लोगों के पास कम उपलब्ध है, साफ जल। सबसे पहली बात है जल की उपलब्धता में कमी। लगातार हम जनसंख्या बढ़ती, सिंचाई के साधनों में वृद्धि के कारण जो जल का दोहन ज्यादा करते जा रहे हैं, जिसकी वजह से जो अंडरग्राउंड वाटर है वो बहुत लगातार कम होता जा रहा है, पेयजल आपूर्ति कठिन होती जा रही है। जल के गुणों का ह्रास होता जा रहा है। अब देखते हैं कि इतने फैक्ट्री वगैरह से जो पानी है वो गंदा होता जा रहा है, जमीन में प्रदूषण होता जा रहा है। जल का प्रबंधन सही नहीं हो पा रहा है। हमारे यहाँ नदियां ऐसी खुले में जो है पानी डाल दिया जाता है, मैं जो है पूरा पानी में वो भर दिया जाता है। और देखते तुम जितने ये कारखाने वगैरह हैं वो पानी को बर्बाद कर देते हैं। और हमारे यहाँ जल के संबंध में जागरूकता की भी कमी है, यही कारण है कि पानी जो है लगातार गंदा हो रहा है, ठीक है। नदियों का हाल आप देख लो, यमुना का पता चल जाएगा आपको। और यमुना नहीं, अगर आप वहां से कानपुर वगैरह पे चले जाए तो गंगा नदी का भी हालात जो है क्या हो जाएंगे, आप देख लें जी। जल संभर प्रबंधन करने के लिए सरकार द्वारा उठाए गए कुछ प्रमुख कदम बताइए, ठीक है। जल को कैसे जो है आप इकट्ठा कर सकते हैं? धरातीय
और भौम जल संसाधनों को दक्ष प्रबंधन, जिससे कि व्यर्थ ना हो, जल प्रबंधन जल संभर प्रबंधन कहलाता है। यानी कि उनका पानी का सदुपयोग किया जाए। ठीक है। प्रमुख कदम क्या हो सकते हैं? हरियाली केंद्र सरकार द्वारा प्रवर्तित जल संभर विकास की परियोजना है, जिसके लिए जल को संरक्षण करने के लिए, पेयजल वगैरह का प्रयोग के दूर करने के लिए, वन रोपण के लिए प्रयोग की जाती है। नीरू मीरू कार्यक्रम आंध्र प्रदेश में चला गया है, जिसमें जल और आप की बात की गई, जल संरक्षण की विधियां बताई गई। अरबारी पानी संसद, ठीक है, इसमें जो है जोड़ की खुदाई रोकने और व रोक बांध बनाकर जल प्रबंधन की बात की गई है। तमिलनाडु में सरकार द्वारा जल संग्रहण की बात की गई है, क्योंकि जल की कमी हो रही है तो हमें संग्रहण करने की जरूरत है। कारण क्या है? जितना संग्रहण करेंगे उतना कृषि योग्य पानी भी हो पाएगा और पर्यावरण को ह्रास भी रुक जाएगा। जल संसाधनों की कमी होने के उत्तरदायी किन्हीं तीन कारकों की बात बताइए। क्यों जल संसाधन कम हो रहे हैं? उसके पीछे क्या कारण है? नंबर एक, लगातार उपयोग, पानी का उपयोग बहुत ज्यादा बढ़ गया है। घरों में प्रयोग तो होता है, साथ साथ फैक्ट्रियों में भी होता है। और सबसे बड़ी बात क्या है, शहरों में ना जो गलियां होती है आप देखते हैं पक्की होती हैं, जिसकी वजह से जो भी पानी भी आता है ना तो वो रिस के अंदर नहीं जा पाता, वो नालियों के माध्यम से बाहर चला जाता है। लोगों के अंदर जागरूकता भी नहीं है, लोगों को पता ही नहीं है कैसे जगह संग्रहण करना, करते करते पता भी होता है तो वो करते नहीं है। जलवायु दशाओं में परिवर्तन हो रहा है, जिससे भी पानी की लगातार गर्मी जितनी होगी, पानी की कमी उतनी ज्यादा होगी। किसानों द्वारा कृषि कार्यों के लिए जल का ज्यादा प्रयोग किया जा रहा है, ये भी एक जल समस्या का बहुत बड़ा कारण है। भारत में सिंचाई की बढ़ती हुई मांग को लेकर उत्तरदायी कारण क्या बताया गया? देखिए, सिंचाई के लिए मांग की ज्यादा क्यों बढ़ रही है? भारत वर्षा का आसमान वितरण है, कहीं तो बहुत ज्यादा बारिश हो जाएगी, कहीं बिल्कुल नहीं होगी, तो फिर सिंचाई साधनों का विस्तार प्रयोग तो होगा ही होगा। वर्षा की अनिश्चितता, अगर वर्षा नहीं होगी तो सिंचाई साधनों में विकास ज्यादा दबाव पड़ता है। परिवर्तनशीलता, ठीक है, कहीं बहुत ज्यादा वर्षा है, कहीं बहुत कम है। ठीक है। भारतीय कृषि को तो मानसून का जुआ बनकर रह गई है, हो गई तो ठीक, नहीं तो फिर आपको पता ही है मानसूनी जलवायु है, 3-4 महीने तक ही वर्षा होती है और खाद्यान्न वगैरह की मांग ज्यादा बढ़ गई है। तो हमें ज्यादा से ज्यादा जल संग्रहण करना चाहिए। ठीक है। बहते जल को रोकना चाहिए, तालाबों वगैरह का निर्माण करना चाहिए। ठीक है। और प्राकृतिक रूप से जल को इकट्ठा करना चाहिए। तो कुल मिला के इसमें यही बताया गया है कि जल के सम बहुत बड़ी समस्या है, और जल को संरक्षण करेंगे तो वो समस्या से कहीं ना कहीं हम मुक्ति पा सकते हैं। अगले चैप्टर, चैप्टर नंबर 5, खनिज ऊर्जा संसाधन। बच्चों ऊर्जा खनिज के बारे में इसमें चैप्टर में हम पढ़ेंगे। खनिज के बारे में, एक धात्विक खनिज होते हैं, एक अधात्विक खनिज होते हैं। नवीकरणीय या नवीकरणीय के बारे में पढ़ेंगे। कहाँ कहाँ पाया जाता है, ये आपके स्क्रीन पे आ रहा है। तांबे के दो लाभ बताइए, भारत के तांबे क्षेत्रों का उल्लेख कीजिए। देखो, तांबे का प्रयोग बच्चों कहाँ होता है? बिजली की मोटरें, ट्रांसफार्मर, जनरेटर में प्रयोग किया जाता है। एक ये आघात वर्धनीय इस, ठीक है, तथा तन्य धातु है। आभूषणों को मजबूती प्रदान करने के लिए इसे सोने के साथ मिलाया जाता है, ये तांबे का प्रयोग किया जाता है। मैग्नीज के दो लाभ बताइए। लाभ क्या है? लोहा इसके प्रगलन के लिए महत्वपूर्ण कच्चा माल है। मिश्र धातु बनाने के लिए विनिर्माण में किया जाता है, उड़ीसा, कर्नाटक, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश में होता है। पवन ऊर्जा पूर्ण रूप से प्रदूषण मुक्त और राज्य ऊर्जा का असमय स्रोत है। भारत में इसकी अपार संभावना है। बच्चों, पवन ऊर्जा होती है, आपको पता ही है, पवन चक्की के बारे में आपने सुना होगा ना, उससे भी जो है ऊर्जा उत्पन्न की जाती है, और इसकी अपार संभावना है, क्योंकि इससे कोई नुकसान तो होता नहीं है, और अच्छा खासा हम जो है इससे ऊर्जा इकट्ठा कर सकते हैं। भारत में पवन ऊर्जा के लिए राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक में अनुकूल परिस्थितियां विद्यमान है। ठीक। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आते ही आता है, देख लेना इसको। ऊर्जा के परंपरागत स्रोत और गैर परंपरागत स्रोत। परंपरागत का मतलब होता है जो लंबे समय से प्रयोग हो रहे, गैर परंपरागत है जो नए हैं। ठीक है। कोयला, पेट्रोल, प्राकृतिक गैस, नाव की ऊर्जा संसाधन जो है लंबे समय से कच्चे माल के रूप में प्रयोग करते आ रहे हैं। इन संसाधनों का वितरण असमान है, कहीं पे बहुत ज्यादा, कहीं पे कम है। ये पर्यावरण के अनुकूल नहीं है, मतलब प्रदूषण ज्यादा करते हैं। जबकि गैर परंपरागत स्रोत की बात करें तो सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, जल ऊर्जा, भूतापी ऊर्जा आती है इसके अंदर।
ये साधन अधिक समान रूप से वितरित है, प्रकृति के लिए फायदेमंद है। पेपर में क्वेश्चन आया था, धात्विक और अधात्विक खनिज में अंतर बताइए। ठीक है। अब धात्विक खनिज जिसमें लोहा है और जिसमें लोहा नहीं है, निकल, मैग्नीज, टंगस्टन, ये लोह युक्त धात्विक खनिज है। और आलो वाले चांदी, सोना, सीसा इत्यादि। मेन बात क्या है कि अधात्विक खनिज कौन से हैं? इन खनिजों में धातु नहीं होती। चूना पत्थर, डोलोमाइट, अभ्रक आदि इसके उदाहरण है। ठीक है। और इसमें कार्बन वाले और अकार्बन वाले हो गए। जिनमें कार्बन की मात्रा होती है, जिनमें कोयला, पेट्रोलियम है, ये कार्बन है। अकार्बनिक वाले कौन से? अभ्रक, चूना पत्थर इत्यादि। भारत के उत्तर पश्चिमी प्रदेश खनिज की पेटी की मुख्य विशेषताओं का वर्णन कीजिए। यहाँ पे ना खनिज ज्यादा है, इसलिए इसे खनिज की पेटी कहा जाता है। यह पट्टी राजस्थान में अरावली और गुजरात के कुछ भाग में है। यहाँ के खनिज धारवाड़ क्रम की सेल से संबंधित है। तांबा, जिंक आदि पट्टी यहाँ खनिज है। राजस्थान का बलुआ पत्थर, ग्रेनाइट, संगमरमर वगैरह यहाँ पे मिलता है। डोलोमाइट व चूना पत्थर सीमेंट उद्योग के लिए कच्चा माल उपलब्ध कराता है। मतलब भारत के हर एरिया में, दक्षिण पश्चिमी एशिया में जो है बात करें तो कर्नाटक, गोवा, तमिलनाडु, ये लोह धातुओं बॉक्साइट के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ पे मैग्नीज, चूना पत्थर भी पाया जाता है, कोयला भी पाया जाता है। कोयले के बारे में बच्चों आप पढ़ लेना। ठीक है। परंपरागत स्रोत है कोयला। ठीक है। अब कोयले से क्या क्या काम होता है आपको पता ही है। भारत में खनिजों का संरक्षण क्यों जरूरी है? ये जो खनिज है जितने भी हैं, इनका संरक्षण क्यों जरूरी है? देखिए, खनिज ना ऐसा नहीं कि खत्म नहीं होंगे, एक टाइम आएगा ये समाप्त हो जाएंगे। तो उस स्थिति में जो है जितने ज्यादा चले उसके लिए जरूरी है, इनका संरक्षण करना जरूरी है। ठीक है। और सतत पोषणीय विकास के लिए इनका जरूरी है। ऐसा नहीं कि हमें प्रयोग कर ले, आने वाली पीढ़ी को ना प्रयोग करने दे। कैसे संरक्षण किया जा सकता है? इनकी जगह पे सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा वगैरह का प्रयोग किया जाना चाहिए वैकल्पिक रूप से। धात्विक खनिजों में जो है धातुओं का पुनर्चक्रण पर बल देना चाहिए। निर्यात कम से कम करना चाहिए ताकि हम ही प्रयोग कर सकें। ठीक है। सूझबूझ और मितव्ययिता से कम करने चाहिए। अपारंपरिक ऊर्जा के 5 स्रोत अभी हमने बताया था। गैर पारंपरिक नए जो ऊर्जा स्रोत है, सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा, ये आपकी गैर पारंपरिक क्षेत्र है। सौर ऊर्जा गुजरात, राजस्थान। पवन ऊर्जा राजस्थान, गुजरात। ज्वारीय ऊर्जा पश्चिमी तट। भूतापीय ऊर्जा हिमालय। जैव ऊर्जा ग्रामीण क्षेत्र। ये कह रहा है ऊर्जा के परंपरा गैर पारंपरिक स्रोत जो हैं वो लागत के बावजूद अधिक टिकाऊ वगैरह क्यों हैं? देखिए, अधिक टिकाऊ इसलिए है, नंबर एक, ये तो नेचुरल से ही प्राप्त हो रहे हैं। दूसरा, प्रदूषण नहीं करते हैं। प्रौद्योगिकी काफी यूज में होती है। जैविक उत्पादों में जो है इनका प्रयोग किया जाता है। ठीक है। तो कहीं ना कहीं जो हमें ये करना चाहिए, जो गैर नवीकरणीय है, जो नए ऊर्जा के संसाधन हैं, उनका प्रयोग करना चाहिए। चलो बच्चे, भारत के संदर्भ में नियोजन एवं सतत पोषणीय विकास। नियोजन और सतत पोषणीय विकास का मतलब बच्चों, तो सतत पोषणीय विकास का मतलब क्या है? कि हम संसाधनों को इस प्रकार से प्रयोग करें कि आने वाली पीढ़ी भी उसका प्रयोग कर सके, यानी कि जो फ्यूचर जनरेशन है वो भी उसका प्रयोग कर सके। इस चैप्टर में क्या क्या इंपॉर्टेंट है बात आइए जानते हैं। खंडीय नियोजन और प्रादेशिक नियोजन से क्या तात्पर्य है? अर्थव्यवस्था के विभिन्न सेक्टर जैसे कृषि, सिंचाई, ऊर्जा, परिवहन, संचार, सेवाओं के लिए कार्यक्रम बनाना और उन्हें लागू करना, सबके लिए कार्यक्रम बनाना, प्लानिंग करना खंडीय नियोजन है। प्रादेशिक नियोजन का मतलब ये होता है कि देश के सभी क्षेत्रों में आर्थिक विकास समान रूप से नहीं हो पाता, इसलिए विकास का लाभ सभी को समान रूप से पहुंचे, इसके लिए जो है प्रादेशिक तौर पर नियोजन करना जरूरी है। इसको प्रादेशिक नियोजन कहते हैं। यदि आप यदि आपको पहाड़ी क्षेत्रों के विकास हेतु नियोजन के लिए किया जाए तो आपकी क्या प्राथमिकता होगी? देखिए बच्चों, पहाड़ी क्षेत्रों के विकास करने के लिए क्या क्या करना चाहिए? नियोजन का मतलब क्या होता है? नियोजन का मतलब होता है प्लानिंग। जो भी हमारे पास रिसोर्सेस है उनका सही तरीके से प्रयोग करना, अच्छे तरीके से प्रयोग करना, ये जो है नियोजन होता है। पहाड़ी क्षेत्रों के विकास के लिए नियोजन करते समय वहां की भू आकृति, परिस्थितियां, सामाजिक और आर्थिक परिस्थिति को ध्यान में रखा जाएगा और निम्न प्राथमिकता दी जाएगी। नंबर एक, सभी लोग लाभान्वित हो, केवल प्रभावशाली और साधन संपन्न ही व्यक्ति ना हो। स्थानीय संसाधनों का ज्यादा से ज्यादा प्रयोग विकास किया जाए। जीविका निर्वाह अर्थव्यवस्था को निवेश उन्मुखी बनाया जाए। पिछड़े क्षेत्रों का शोषण ना हो, विकास हो। पिछड़े क्षेत्रों में बाजार व्यवस्था को सुधार करके
और पारिस्थितिकी तंत्र का संतुलन करके। कुल मिला के पहाड़ी क्षेत्रों में विकास की बात की गई है। जहां पे सूखा संभावित क्षेत्र है, जहां पे सूखा ज्यादा हो सकता है, उसमें कौन कौन से कार्यक्रम चलाए गए हैं। इस कार्य ठीक है, इस कार्यक्रम की शुरुआत चौथी पंचवर्षीय योजना में की गई थी। उसका उद्देश्य सूखा संभावित क्षेत्रों में लोगों को रोजगार देना है। ठीक है, और उसके प्रभाव को कम करना, उत्पादन को विकसित करना है। अधिक श्रम की आवश्यकता वाले सिविल निर्माण कार्यों पर बल दिया जाए। अधिक से अधिक लोगों को रोजगार दिया जाए। आधारभूत संरचना, विद्युत, सड़क, बाजार, ऋण वगैरह का उपलब्ध कराया जाए। वानिकीकरण, चारागाह वगैरह कार्यक्रम शुरू किए जाए। और जल, मिट्टी, पौधे, मानव, पशुजन के विकास पर बल दिया जाए। इंदिरा गांधी नहर कमान क्षेत्र में सतत पोषणीय विकास का लक्ष्य प्राप्त करने के लिए पारिस्थितिकी सतत पोषणीय बल देता है। देखिए, सतत पोषणीय विकास का सिंपल सा मतलब है कि आने वाली पीढ़ी भी उसका प्रयोग कर सके। इसमें एक जल संबंधी प्रबंधन नीति को कठोरता से क्रियान्वयन करना। जल सघन फसलों को ना बोना जाए, जिसमें ज्यादा पानी लगता है उसको ना बोया जाए। ठीक है, नालों को पक्का करना। भूमि विकास संतुलन और बाड़बंदी वगैरह प्रयोग किया जाए। पक्का करने की से क्या होता है कि जमीन में नहीं जाएगा, पानी आगे तक चला जाएगा। जलाक्रांत वृक्षों का रोपण किया जाए। और आर्थिक स्थिति वालों को हेल्प किया जाए, ताकि वो उसका नुकसान ना पहुंचाए। ठीक है बच्चों, अगले चैप्टर की तरफ चलेंगे हम। परिवहन एवं संचार, स्थल परिवहन, जल परिवहन, वायु परिवहन की बारे में बात करेंगे बच्चों। भारत में उपग्रह संचार की किन्हीं तीन लागू के बात बताइए। बच्चों, जो उपग्रह के बारे में बात करते हैं, उपग्रह एक एक विद्या है, विधा है, जिससे अन्य साधनों को नियमन करते हैं। मतलब जो भी हम इंफॉर्मेशन वगैरह लेते हैं, उपग्रह से ही लेते हैं। उपग्रह के प्रयोग से एक विस्तृत क्षेत्र का जो है सतत और शारीरिक दृश्य प्राप्त हो जाता है। उपग्रह से जो है मौसम का अनुमान लगा सकते हैं और सीमा की सुरक्षा कर सकते हैं। सीमा सड़क संगठन के महत्व को बात कीजिए। ये 1960 में बना था। देश के उत्तरी पूर्वी सीमा से सटी सड़कों के सुधार के माध्यम से आर्थिक विकास को गति देना। रक्षा तैयारी को मजबूती प्रदान करना। इसने अति ऊंचाई वाले पर्वत क्षेत्रों में चंडीगढ़ को मनाली व लेह से जोड़ने वाली सड़क बनाई है। ऊंचाई वाले स्थानों पर बर्फ हटाना। देश की प्रगति में रेलवे का बहुत बड़ा योगदान है, स्पष्ट कीजिए। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, रेलवे का क्या योगदान है, आइए जानते हैं। भारत में एक रेलवे का लंबा जाल है। रेलवे द्वारा कोयला सबसे ज्यादा ढोया जाता है। इसका अधिक भारी कच्चे माल की ढुलाई में रेल का प्रयोग किया जाता है। रेल तैयार माल को भी ले जाती है, कच्चे माल तो लाती लाती है, तैयार माल को भी ले जाती है। विदेशों से आयातित माल को आंतरिक भागों में रेल के द्वारा ही पहुंचाया जाता है। रेल यात्रियों को और माल को बड़ी बड़ी संख्या में एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जा सकती है। सिंपल सा दिमाग लगाना, रेल के क्या क्या फायदे हैं सब लिख देने बच्चों उसमें। कृषि व उद्योग के विकास में तेज गति प्रदान करता है। पाइपलाइन क्या है, पाइपलाइन के बारे में बताया गया है कि पाइपलाइन जो है, जिसके पाइपों के थ्रू जो है पानी और पेट्रोलियम वगैरह भेजा जाता है। ये विशेषता बतानी है, किसी भी प्रकार की जलवायु में बिछाई जा सकती है। लंबे समय तक उपयोग करते हैं, सस्ती पड़ती है, समय की बचत होती है, कोई प्रदूषण नहीं होता, और गैसीय और तरलीय इसी से लिए जाते हैं। ये पेपर में अक्सर क्वेश्चन आता है बच्चों ये, भारत में परिवहन के अन्य साधनों की तुलना में सड़क परिवहन क्यों उपयोगी है, सड़क को क्यों इंपोर्टेंट माना गया है। देखिए, सड़कें अपेक्षाकृत उबड़ खाबड़ ढलाव में भी बनाई जाएगी। सड़कें कहीं भी बन सकती हैं, घरों तक पहुंच आती हैं। ठीक है, और अन्य परिवहन साधन भी सड़क पे कहीं ना कहीं निर्भर है। शीघ्र खराब होने पर वाले सामान जल्दी से जल्दी पहुंचाए जा सकते हैं। थोड़ी दूर की मात्रा के लिए अपेक्षाकृत अधिक सुगम है, यानी कि सड़कों के फायदे इसमें लिखने हैं। और रख रखाव भी आसान होता है इनका। इंटरनेट के बारे में बताया है कि इंटरनेट किस तरह से लोगों को हेल्प करता है। ठीक है, इंटरनेट के माध्यम से आप जो है जानकारी इकट्ठे कर लेते हैं। ईमेल के माध्यम से आप सूचनाओं को जल्दी से पहुंचा देते हैं। बड़े स्तर पर नगरों में सूचनाओं का आदान प्रदान होता है। ई कॉमर्स, इलेक्ट्रॉनिक लेन देन इसी के द्वारा होता है। तो कुल मिला के रेलवे से भी बहुत फायदे हैं, और कहीं ना कहीं पाइपलाइन से फायदे हैं। ठीक है, रेलवे के फायदे आप लिख देंगे।
भारतीय सड़क जाल के बारे में बताएंगे तो सड़कों के बारे में बता देंगे। 62.16 लाख किलोमीटर है। ठीक है। 85% यात्री करते हैं और 70% यातायात परिवहन का यूज में होता है। नगरों और गांव को जोड़ती हैं। कई योजनाएं चलाई गई हैं। प्रधानमंत्री सड़क योजना के द्वारा सड़कों को गांव से जोड़ा गया है। सुपर एक्सवे का निर्माण किया गया है। जल परिवहन का प्रयोग किया जाता है। पानी के माध्यम से जो है माल को भेजा जाता है ना, शिप वगैरह होता है इसमें। यह परिवहन का सबसे सस्ता साधन है। भारी सामग्री इससे पहुंचाई जा सकती है। मार्ग बनाने की कोई जरूरत नहीं होती है। भारत तीन ओर जल से घिरा हुआ है। भारत एक प्रायद्वीप है। यह ईंधन दक्ष और परिस्थिति अनुकूल परिवहन प्रणाली है और 1% योगदान देता है। ठीक है। मतलब जल मार्ग का भी अपना एक अपना योगदान है। पाइपलाइन के फायदे क्या हैं, आपको पता ही चल गया होगा। कुछ पाइपलाइन के बारे में यहाँ जो है जिक्र किया गया है। ठीक है। गुजरात से मथुरा तक गैस लाइन पाइपलाइन है। ठीक है। और तेल और प्राकृतिक गैसों के लिए भी करी गई है, जिसमें मुंबई हाई, कोयली और हजीरा बैजूर जगदीशपुर का निर्माण किया गया है। नेशनल हाईवे के फायदे क्या हैं, ये इसमें दिखाया गया है। सरकार द्वारा बनाए जाते हैं, संरक्षण किया जाता है और ये बड़ी दूरी को तय करते हैं और प्रमुख नगरों को जोड़ते हैं। लंबाई 70,934 किलोमीटर है। ठीक है। और ये 1.67% है। भारत में रेलवे का भी अपना अपना विशाल नेटवर्क है। कुल लंबाई 67,956 किलोमीटर है। 16 मंडलों में विभाजित की गई है। मीटर और नैरो गेज रेल मंडल का निर्माण किया गया हुआ है और कहीं ना कहीं रेल से जो है बहुत बड़ा प्रशासन चल रहा है। अगले चैप्टर पे चलते हैं। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की बात करेंगे। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार क्या होता है बच्चों? अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का मतलब होता है वस्तुओं को खरीदना और बेचना बड़े स्तर पर दूसरे देशों से। ठीक है। और हमारा बहुत बड़े लेवल पे अंतर्राष्ट्रीय व्यापार चलता है। भारत के विदेशी व्यापार की मुख्य विशेषता बताइए। भारत का विदेशी व्यापार हमेशा सदा प्रतिकूल रहा है। अच्छा खासा हमने निर्यात करते हैं। आयात का मूल्य निर्यात के मूल्य से सदा ही अधिक रहा है और आप तो देखते हैं आयात भी हम ज्यादा करते हैं। और हमारे कई देशों के साथ व्यापारिक संबंध है। कपड़े, अयस्क, खनिज वगैरह का आयात निर्यात करते हैं। पेट्रोलियम में हम बहुत बड़े आयातक हैं, यानी कि पेट्रोलियम हम ज्यादातर बाहर से मंगाते हैं। मुंबई पत्तन देश का एक सबसे बड़ा पत्तन है, स्पष्ट कीजिए। पत्तन आपको मैंने बताई था, पिछली बुक में बताया था। पत्तन एक ऐसी जगह पे है जहाँ पे माल को लोड किया जाता है या फिर इन्हें को रास्ते में ठहरने का काम जो है पत्तनों के द्वारा किया जाता है। यह एक प्राकृतिक बंदरगाह है जहाँ गहरे जल के कारण बड़े बड़े जहाजों के लिए सुरक्षित सुविधाएं हैं। यह पत्तन मध्य पूर्व, मध्य सागरीय एशिया, उत्तर अफ्रीका और दक्षिण अमेरिका, उत्तरी अमेरिका वगैरह में पाए जाते हैं। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से देशों को कैसे लाभ है बच्चों? अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से क्या लाभ है? आज की जटिल अर्थव्यवस्था में बड़े से बड़ा राज्य भी पूर्णतः आत्मनिर्भर नहीं है। सबको कुछ ना कुछ चाहिए होती है। तो जिसके पास कमी है वो वस्तुओं को खरीदता है और जिसके पास ज्यादा है वो वस्तुओं को बेचता है। तो दोनों का काम चल जाता है। ठीक है। आवश्यकता वाला जो है आयात करेगा, जिसके पास ज्यादा है वो निर्यात करेगा। इससे कहीं ना कहीं संसाधनों का जो है सदुपयोग हो जाता है। कभी कभी सस्ते लेने के लिए भी जो है आयात करते हैं। पत्तनों को अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के प्रवेश द्वार क्यों कहा जाता है? कि पत्तनों का जो है महत्वपूर्ण भूमिका है। राष्ट्रीय बाजारों को अंतर्राष्ट्रीय बाजार से जोड़ने का काम ये करते हैं। सामान को उतारना, लादना वगैरह का काम यहीं से होता है। सस्ते जल परिवहन के लिए जो है कार्य करता है ये एक तरह से। ठीक है। मतलब कुल मिला के पत्तन के द्वारा जो है माल को भेजा जाता है। ये पत्तन के बारे में कुछ बताया इसमें बस। भारत के आयात निर्यात के बारे में प्ररूप बताइए। भारत के आयात निर्यात बहुत ही ज्यादा है। देखिए खाद्यान्न के मामले में हम निर्यात करते हैं, पर हमें आयात भी करना पड़ा 1950-60 के बीच में। ठीक है। पेट्रोलियम पदार्थ ज्यादा हम आयात करते हैं। ठीक है। और निर्यात की तुलना में आयात हमारा ज्यादा है। भारत के निर्यात संगठन के बदलते स्वरूप क्या है? भारत में जो है काजू, दालों का निर्यात होता है। ताजे फलों वगैरह का भी निर्यात करते हैं हम लोग। और जो है विनिर्माण उद्योग का भी वस्तुओं का निर्यात करते हैं। अयस्कों का भी जो है कमी दर्ज की है। कुल मिला के देखा जाए तो कहीं पे फायदा हुआ है, कहीं पे निर्यात में कमी आई है। अगले चैप्टर पे चलते हैं। बच्चों हम लास्ट चैप्टर पे पहुंच गए हैं और हमारी रिवीजन भी जो ये है इसके बाद कंप्लीट हो जाएगी। भौगोलिक परिप्रेक्ष्य में चयनित कुछ मुद्दे एवं समस्याएं। गंदी बस्तियों की समस्या, मतलब जो शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों की समस्या है
उन पे हम बात करेंगे, क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं इस चैप्टर में उसकी बात की जाएगी। विकासशील देशों में नगरों की प्रमुख समस्या क्या है? जनसंख्या की समस्या है, और ये अपशिष्ट निपटान की जो कूड़ा कचरा है उसकी समस्या है, स्लम बस्तियों की समस्या है। वायु प्रदूषण क्या है, इसके क्या स्रोत है? बच्चों, जब वायु में जो है जहरीली हवाएं घुस जाती हैं तो वायु की गुणवत्ता खराब हो जाती है, तो वायु प्रदूषण होता है। दिल्ली देखते हुए आप कितना लोग परेशान है इस मामले से। दिल्ली नहीं, काफी भारत के काफी एरियाज जो ऐसे हैं जो प्रदूषण से परेशान है। वायु प्रदूषण किसकी वजह से होता है? जो है औद्योगिक क्षेत्रों की वजह से होता है, गाड़ियों की वजह से होता है, ठीक है। और इसका परिणाम क्या होता है आप सब जानते हैं, हमारे श्वसन तंत्र पे बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है, और जो मौसम है वो भी खराब हो जाता है, कोहरा ज्यादा रहता है, ठीक है। स्वास्थ्य के लिए नुकसान होता है, इवन अम्लीय वर्षा भी हो जाती है जो नुकसानदायक होती है। भारत में ग्रामीण क्षेत्रों में जनसंख्या को प्रभाव शहरों की ओर बढ़ता जा रहा है। क्यों? गांव से लोग शहरों में क्यों आ रहे हैं? देखिए, गांव में सबसे पहली बात है मजदूरी उन्हें कम मिलती है, शहरों में ज्यादा मिलती है। शहरों में शिक्षा रोजगार के अवसर ज्यादा हैं, ठीक है। गांव में जो है भेदभाव ज्यादा होता है तो लोग शहर की तरफ आने लगते हैं। तो कहीं ना कहीं जो है गांव से शहर की तरफ लोग जो है आना चाह रहे हैं। जल प्रदूषण प्राकृतिक स्रोतों से प्रदूषण से भी प्रदूषित होते हैं। जल प्रदूषण की चिंता को बताइए। देखिए, जल को लगातार जो है खराब किया जा रहा है, उद्योगों के कारण, कृषि गतिविधियों के कारण, सांस्कृतिक गतिविधियों से जहरीली गैसें, रासायनिक अवशेष जल को परेशान कर रहे हैं, और कीटनाशक डाल दिए जाते हैं खेतों में, वो भी जल प्रदूषण का एक कारण बनते हैं। मेले वगैरह जो होते हैं वो भी जल को खराब करते हैं। शहरों में कूड़ा कचरा एक बहुत बड़ी गंभीर समस्या है। क्यों? कैसे? तेजी से बढ़ती जनसंख्या से ये इसकी समस्या उत्पन्न हो जाती है। कारखानों, विद्युत गृह, भवन निर्माण से कूड़ा कचरा राख वगैरह में मलबा निकलता है, वो समस्या होता है, और इसका निपटान नहीं होता, लोग खुले में छोड़ देते हैं, वो भी एक कारण बन जाता है कहीं ना कहीं स्वास्थ्य के खिलाफ। कचरा डालने के पर्याप्त साधन नहीं है, कूड़े के पहाड़ बढ़ जाते हैं, पर्याप्त जागरूकता नहीं है, कैसे उनका सदुपयोग करा जाए, कैसे कचरा को ठिकाने लगाया जाए। भारत के जलाशयों को प्रदूषित करने के लिए उद्योग किस प्रकार जिम्मेदार हैं? उद्योगों से तो बहुत ज्यादा हो रहा है। उद्योगों के पानी को जो है नहरों में, नदियों में डाल दिया जाता है, जिसकी वजह से परिणाम क्या होता है? वो गंदी हो जाती है। चमड़ा उद्योग, कागज उद्योग जो है सबसे ज्यादा पानी को जो है खराब करता है। भारत में भूमि निम्नीकरण की समस्या के कारण बताइए। ज्यादा सिंचाई की वजह से भूमि बेकार हो रही है। ज्यादा सिंचाई साधनों की वजह से जो है जमीन की मौलिक क्षमता खराब हो रही है। औद्योगिक अपशिष्ट कहीं ना कहीं जो है कूड़ा कचरा जो होता है वो उसमें मिला देते हैं पानी में, और जो है सिंचाई के साधन को वो मतलब सिंचाई को खराब कर देता है वो, क्योंकि वही तो पानी डालते हैं, और उसमें सीधी सी बात है गंदगी होती है। नगरीय अपशिष्ट को भी जो है कूड़े कचरे को भी पानी में डाल देते हैं, वो भी जो है भूमि को कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाता है। अम्लीय वर्षा, जो कारखानों से निकलने वाली गंदक अम्लीय वर्षा का कारण बन जाता है, अम्ल की मात्रा बढ़ जाती है। और खनन गतिविधियां भी कहीं ना कहीं जो है भूमि का निम्नीकरण, भूमि को नुकसान पहुंचाने कर रही हैं। भारत में जो है गंदी बस्तियां बहुत हैं, उसकी समस्या क्या है? एक तो जो है जीर्ण और शीर्ण मकान है, खराब से मकान है, एक जगह पे बहुत सारे लोग लेते हैं, अब अवैध कब्जा कर लेते हैं। ना तो खुली हवा, स्वच्छ पेयजल और सोच संबंधी समस्याएं यहाँ पे ज्यादा हैं। कम वेतन और मजदूरी के कारण जो है निम्न स्तर नीचे होता है। कुपोषण के कारण बीमारियों की संभावना बहुत ज्यादा है। गरीबी, नशा, फिर अपराध में चले जाते हैं। चिकित्सा सुविधाओं का कहीं ना कहीं अभाव है इन बस्तियों में। भू निम्नीकरण का रोकने के लिए क्या उपाय किया जाता है? जमीन को खराब करने से के लिए गंदे पानी का निस्तारण करने पहले से पहले नहीं डालना चाहिए, ठीक है। ये सड़ी गली सब्जियां, फल, पशु मलमूत्र वगैरह को भी जो है खाद में परिवर्तित करके जैविक कृषि को बढ़ावा देना चाहिए। प्लास्टिक की वस्तुओं पर प्रतिबंध लगना चाहिए। कूड़ा कचरा को सही जगह पे डालना चाहिए। ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाने चाहिए। चारागाह, क्योंकि चारागाह से भी जो है जमीन खराब होती है, उसको नियंत्रित करना चाहिए। और नेताओं को जो है उस पर ज्यादा एक्शन लेना चाहिए, काम करना चाहिए। भारत सरकार ने जो है इसके लिए प्रोग्राम चलाया है, नमामि गंगे कार्यक्रम, जिसमें शहरों में सीवर ट्रीटमेंट की व्यवस्था की गई है। औद्योगिक प्रवाह की निगरानी की गई कि किस तरह से उद्योगों का पानी जो डाला जा रहा है। नदियों के विकास पर बल दिया गया है। नदियों की सफाई की बात की गई है। उत्तराखंड, बिहार, झारखंड में गंगा ग्राम का विकास किया गया है। नदी में किसी भी प्रकार के पदार्थों को ना डालना, भले ही वे किसी भी अनुष्ठान से संबंधित हो, क्योंकि आप तुम देखते हैं कि पूजा सामग्री को भी लोग नदियों में डाल देते हैं, वो भी कहीं ना कहीं प्रदूषण का एक कारण बनता है। तो बच्चों, इस तरह से हमने जो है दोनों बुक की रिवीजन कर ली है। इस वीडियो में हमने सेकंड बुक के मूल मूल क्वेश्चंस के ऊपर हमने बात कर ली है, उनको समझाया है। इस वीडियो को भी आप अच्छे से देख लीजिए, ताकि आपको सेकंड बुक का अच्छा रिवीजन हो जाए। अगली वीडियो में मैप पे बात करेंगे। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय।